सभी को नमस्कार। इंजीनियरिंग ड्राइंग पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। हम मॉड्यूल संख्या 2 लेक्चर संख्या 18 में हैं। हम पिछली क्लास में विशेष रूप से विशेष वक्रों पर कोनिक सेक्शंस को कवर कर रहे हैं। हमने विशेष वक्रों को पेश किया है जैसे कि साइक्लॉयड, स्पाइरल और इनवॉल्यूट और एक हेलिक्स, और हम अगली क्लास में इन निर्माणों के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में हम एक विशेष वक्र नाम साइक्लॉयड के बारे में जानने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस साइक्लॉयड वक्र को कहाँ देखते हैं पूछेंगे। उदाहरण के लिए यदि हम एक साइकिल मोटर पहियों को देख रहे हैं जहां स्प्रोकेट और गियर स्थित है, या कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मशीनरी फार्म मशीनरी जो आप खोलते हैं जहां गियर मुख्य रूप से स्थित हैं, तो ये साइक्लॉयड वक्र काफी सामान्य हैं। यह साइक्लॉयड वक्र गैस मेटिंग में बेहतर दक्षता देता है ताकि घर्षण नुकसान किसी भी अन्य प्रकार की मेटिंग सतहों की तुलना में थोड़ा कम हो। वे थोड़े चिकने होंगे और सतह पर बहुत कम स्लिप के साथ शाफ्ट के अनुरूप रेखा में शक्ति संचारित करेंगे। क्योंकि हम ध्यान से देख रहे हैं मशीन गियर जहां ये टीथ दूसरे टीथ से जुड़ेंगे, आइए हम उस हिस्से को देखें। उदाहरण के लिए यह नीला एक मशीन गियर है। इस मशीन गियर का निर्माण बेस सर्कल या पिच सर्कल के आधार पर किया जा सकता है, तो निश्चित त्रिज्या के आधार पर। उदाहरण के लिए यदि यह गियर है जिसे हम राइट हैंड साइड देख रहे हैं, यदि यह केंद्र है तो हम इस केंद्र को यहां से कहीं भी मीन लेवल पर इन गियर के औसत स्तर पर कॉल करें, चाहे हम जिस त्रिज्या का उपयोग करने जा रहे हों, और एक सर्कल का निर्माण करें, वह सर्कल जिसे हम बेस सर्कल कहते हैं, तो यह वह बेस सर्कल है। बेस सर्कल के ऊपर हमारे पास ये प्लैंक हैं, इसलिए इन्हें प्लैंक भाग कहा जाता है। आइए हम अन्य रंगों का उपयोग करें। यह एक प्लैंक में से एक है, यह दूसरा प्लैंक है। हम टॉप साइड देखेंगे और बॉटम साइड भी हम देखेंगे। और अगर हम टॉप पोर्शन भाग को देख रहे हैं तो फ्लैंक को गडेंडम फ्लैंक कहा जाता है और नीचे वाले को डेडेंडम फ्लैंक कहा जाता है, और यह वक्र आमतौर पर साइक्लोइड द्वारा निर्मित होता है। उदाहरण के लिए इस बेस सर्कल पर आइए हम एक और सर्कल इस ऑरेंज पर विचार करें। अगर यह इस दिशा में लुढ़क रहा है, आइए हम इस बिंदु को उस बिंदु P वक्र को चुनते हैं जिस दिशा में यह बनता है या ट्रैक होता है, जिसे हम साइक्लॉयड कहते हैं। इन बेस सर्कल के ऊपर सर्कल के उस भाग में एक निश्चित लेंथ तक हम इसे एपी साइक्लॉयड कहते हैं, क्योंकि यह एक अन्य सर्कल के ऊपर चल रहा है, जिसके लिए हम आमतौर पर इसे एक सीधी रेखा पर रोल करते हैं। इन साइक्लॉयड के लिए हमें उस बिंदु के ऊपर और यह सर्कल लगातार दूसरे सर्कल पर रोल करता है। इसी तरह से साइक्लॉयड के लिए द्वारा निर्मित वक्र का बॉटम भाग, उदाहरण के लिए एक रेखा है जिस पर यह हरी रेखा रोलिंग कर रही है, फिर वक्र का वह भाग किस दिशा में जाता है जिसे हम साइक्लॉयड कहते हैं। इसलिए साइक्लॉयड गियर निर्माण के लिए काफी कॉमन है। इसी तरह अगर हमारे पास लोलक हैं जिन्हें लोलक कहा
जाता है। यहाँ एक रस्सी से जुड़ा एक लोलक है और यह रस्सी समय के साथ इस बिंदु के स्थान पर जा रही है और वक्र जिसके साथ यह बिंदु ऊपर और नीचे जा रहा है। यदि हम इस वक्र को ट्रैक करने की आपकी पोजीशन में हैं तो साइक्लोइड बनाता है। इसी तरह यह भी एक साइक्लॉयड है। इसी तरह यदि हम आर्किटेक्चरल पॉइंट की दृष्टि से आर्चेस को देख रहे हैं तो शीर्ष भाग साइक्लॉयड वक्र बनाते हैं। अब ज्यामितीय रूप से एक साइक्लॉयड वक्र का निर्माण कैसे करें? सबसे पहले हमें एक जनरेटिंग सर्कल का उपयोग करना होगा जो बेसलाइन पर रोलिंग कर रहा है। हमारा जनरेटिंग सर्कल यह है और यह इस लाइन बेस पर चल रहा है और फिर हम एक बिंदु P ढूंढते हैं। इस बिंदु P की गति को ट्रैक करते हैं। इसके लिए हम जो करते हैं वह इस पूरे सर्कल को 12 बराबर भागों में विभाजित करता है। इस तरह से हम 12 बराबर भागों को बनाते हैं और हम उनका नाम 1 2 3 4 रखेंगे और इसी तरह और इसे पूरा होने तक हम इन बिंदुओं 1 2 3 4 5 6 के समानांतर रेखाएं ड्रॉ करते हैं। तो वहां से एक रेखा हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। इसी तरह हम एक बिंदु 2 से 3 4 5 6 से फिर से 7 8 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करने जा रहे हैं और इसी तरह हम इस बिंदु P तक सभी तरह से दोहराते हैं। उसके बाद कंपास का उपयोग करके हम इस वक्र के इंटरसेक्शन बिंदुओं को इस क्षैतिज रेखा पर पता लगाने जा रहे हैं। तो इस सर्कल को विभाजन करने के बाद हम 1 2 3 4 5 6 से 12 बराबर भाग बनाते हैं। हम क्षैतिज रेखाएं ड्रॉ करते हैं। फिर केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम इसे बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इस 1 2 3 4 5 को लंबवत दिशा में फैलाते हैं। प्रत्येक को केंद्र के रूप में पहली पंक्ति पर एक आर्क चिह्नित करते हैं। उदाहरण के लिए इस एक चिन्ह को उस पहली पंक्ति पर एक आर्क चुनें। C1 को एक चाप के रूप में चिह्नित करें। आर्क चिह्नित करने के लिए C2 को चुनें और इसी तरह C3 एक आर्क को चिह्नित करता है और इसी तरह इनको मिलाने पर यह एक साइक्लॉयड बनाता है। आइए हम इस प्रक्रिया को ग्राफ शीट उपयोग करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले हमें चुनी हुई त्रिज्या का एक सर्कल ड्रॉ करना होगा और यह जानना होगा कि पाई आर दूरी के लिए एक क्षैतिज रेखा खींचनी है। तो चलिए एक जनरेटिंग रेखा 2 पाई आर का उपयोग करते हैं। हमें शायद आर 3 सेंटीमीटर की तरह लेना है। तो 2 पाई आर लेंथ 2 इंटू 3.1 4 इंटू 3 सेंटीमीटर। तो 8 2 6 इंटू 3 24 6 7 8 18। तो 18.84 संख्या हमें उपयोग करना होगा। अब ज्यामिति इसे चुनने के मामले में हमेशा मुश्किल होती है, इसलिए आमतौर पर हम निकटतम संख्या की तरह कुछ ड्रॉ करते हैं जैसे 20।
सेंटीमीटर की तरह की रेखा फिर निर्माण करें कि समतुल्य त्रिज्या क्या हो सकती है जो समकक्ष त्रिज्या एक सर्कल का निर्माण करती है। तो हम इसे इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हम 10 यूनिट्स की बेसलाइन तैयार करते हैं। इसलिए बेसलाइन यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर समाप्त होती है, जो 100 मिलीमीटर है। 100 मिलीमीटर बेसलाइन है। आइए हम उस बिंदु को यहाँ और 12 कहते हैं। इस 100 एम को 12 बराबर विभाजन में विभाजित करें। तो एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कीजिए जिसे 12 बराबर भागों में विभाजित करें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11 और 12। अब इस बिंदु को 12 से जोड़ दें। हमें इस दिशा में समानांतर रूप से समानांतर जाना होगा। ताकि हम इन बिंदुओं को चिह्नित कर सकें। ठीक है। ध्यान से 12 डिवीजनों को चिह्नित करें। तो ये वे बिंदु हैं जिन्हें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 के रूप में चिह्नित करते हैं। मुझे लगता है कि हमने इसे 12 बना दिया है। आइए हम बराबर संख्या में विभाजनों का उपयोग करें। तो इस लेंथ को हम मापने जा रहे हैं। तो यह लेंथ जिसे हम 12 बराबर भागों में बनाने जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ठीक है। हम 12 बिंदुओं में हैं। नोटेशन पी बिंदु से 12 तक शुरू होता है। तो हम इस बिंदु पी को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 और 12 पॉइंट्स जो कि 100 मिलीमीटर है, तो अपने कैलकुलेटर का उपयोग करके गणना करें कि इक्विवेलेंट त्रिज्या 2 पाई आर 100 मिमी के बराबर है, तो 100 बाय 2 बाय 3.14 एक छक्का जो आपको 15.9 मिमी देता है, यह अनुमानित सर्कल है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम 15 से 16 मिमी को चिह्नित करें ताकि कम से कम काउंट जो हमारे पास हो सकती है वह इस केस में 16 मिमी है, अन्यथा हम जो उपयोग कर सकते हैं वह बड़ा सर्कल है ताकि हम उस कम से कम काउंट को बढ़ाने की पोजीशन में हों और लेंथ भी बढ़े, इसलिए इस लंबाई का उपयोग करें। ठीक है, पी बिंदु से एक सर्कल ड्रॉ करें। इस सर्कल को 12 बराबर भागों में विभाजित करें, अर्थात 30 डिग्री कोण वह है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो 30, 60, 90, 1, 120, 1, 150, 180 को चिह्नित करें। इन लाइंस को जोड़ने के लिए हमारे स्केल का उपयोग करें। इसी तरह इस 30 डिग्री लाइन को भी शामिल करें, इसलिए हमने 12 डिवीजन बनाए। हमारे पास 24 डिवीजन हो सकते हैं और इसी तरह बेहतर वक्र को ट्रैक किया जा सकता है। अब उन्हें ध्यान से नाम दें, हमेशा पी को कहीं यहाँ इंगित करें। तो यह रेखा, इस पर अब हम इस रेखा को उसके समानांतर ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि सर्कल एक रेखा पर रोलिंग कर रहा है। तो यह वह रेखा है जिस पर यह रोल करने वाली वाली है और ये केंद्र हैं। अब इस रेखा पर लंब ड्रॉ कीजिए। यह रेखा है और इन बिंदुओं से गुजरने वाली 1, 2, 3, 4 का निर्माण करें। ये रेखाएं बेस तक जाती हैं। हमें निर्माण लाइनों से सावधान रहना होगा और वह 6, 7, 8, 9
11 और फिर 12 रेखा तक। जाता है। हम बेस को डार्क करें, यह वह आधार है जिस पर हमारा सर्कल रोल कर रहा है। ये केंद्र रेखाएं हैं, तो C1 C2 C3 और इसी तरह, और इन बिंदुओं के माध्यम से जाने वाली क्षैतिज ड्रॉ करें। अब यह वक्र है। आइए हम इन बिंदुओं को 1 2 3 4 5 6 के रूप में चिह्नित करें और इसी तरह। तो हम कुछ क्षैतिज रेखाएं ड्रॉ करते हैं। पहले 1 सेकंड 1 तिहाई 1 वहां जाता है। चौथा 1 भी उस तरह से जाता है। 5 1 7 उस तरह से जाता है और 6 भी उस तरह से जाता है। इसलिए इन पंक्तियों पर हमें आर्क बनाना है। इसलिए सबसे पहले हमें जो करना है वह है कंपास और सर्कल त्रिज्या के साथ केंद्र के साथ C1 C2 C3 और इसी तरह की रेखाओं पर चाप बनाते हैं। तो सबसे पहले यह त्रिज्या है जिसे हम ढूंढ सकते हैं। अब C से 1 पर एक चाप बनाओ। कहीं उस बिंदु का पता लगाएं। तो पहला बिंदु यह है कि दूसरा बिंदु यह है कि C2 से इसे रेखा 2 पर खोजें। अब एक बिंदु से इसे वहां ज्ञात कीजिए। दूसरे बिंदु से यहां वक्र का पता लगाए। और तीसरा बिंदु इसे ढूंढता है। और चौथा बिंदु इसे ढूंढता है। इसे पांचवां बिंदु आर्क बनाता है। अब छठा यह है। तो आइए हम इन बिंदुओं को पहले दूसरे तीसरे बिंदु को मिला दें। हम कहीं खो गए हैं, तो आइए हम इन बिंदुओं से जुड़ते हैं जो इसके माध्यम से जा रहे हैं। आइए हम विस्तार करें कि सातवें के लिए फिर से वहां आठवें पर 10वां है। तो 7 8 9 10 10वीं रेखा यह है। तो 10वें से एक आर्क बनाओ। और उस पर 11वां और 12वीं फिर उस बिंदु पर आता है। इस तरह से हम एक साइक्लॉयड का निर्माण करते हैं। अगली क्लास में हम सीखेंगे कि स्पाइरल और इनवॉल्यूट का निर्माण
कैसे किया जाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद।